सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक है और आप सभी का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि लास्ट सेशन में हमने वैज्ञानिक प्रबंधन का अध्ययन किया, वैज्ञानिक प्रबंधन की विशेषताएं समझी, उसके सिद्धांत समझे, उसकी तकनीकों के अंतर्गत फंक्शनल फोरमैनशिप का अध्ययन किया। आज इसी क्रम में हम जो है वैज्ञानिक प्रबंधन की अन्य जो तकनीकें हैं या टेक्निक्स हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की सेकंड टेक्निक है या तकनीक है वो है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, यानी कि कार्य का मानकीकरण और सरलीकरण। जैसा कि हमने प्रीवियस सेशन में भी डिस्कस किया था कि जो टेलर है उसने कार्य के प्रत्येक आयाम का मानकीकरण या स्टैंडर्डाइजेशन करने की बात की। जैसा कि हमने इसको सिस्टम अप्रोच से भी समझा था कि इनपुट है या यहाँ पर जो है अपना प्रोसेस है यानी कि प्रक्रिया है, ये आगत है। तो टेलर का कहना था कि इन सभी जो है सारे इनपुट्स जो भी हैं, मैन, मनी, रिसोर्सेज, मटेरियल, मशीन, इन सभी का जो है अपना स्टैंडर्डाइजेशन किया जाना चाहिए, मानकीकरण किया जाना चाहिए। इसी के साथ ही टेलर ने प्रक्रिया के मानकीकरण की भी बात की। तो चलिए मानकीकरण को थोड़ा बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि उस समय पे रूल ऑफ थंब चला करता था, यानी कि अनुभवाश्रय के आधार पर कार्य किया जाता था। तो टेलर का कहना था कि जो अलग अलग विधियां उस समय प्रचलित थी रूल ऑफ थंब में, कोई पर्सन जो है अपने अनुभव के हिसाब से कुछ कर रहे हैं, कुछ जो है दूसरी तरीके से उसी काम को कर रहे हैं, उसी काम को तीसरे तरीके से कर रहे हैं कोई तीसरे पर्सन। तो टेलर का कहना था कि इन सब में से जो भी ज़्यादा बेहतर है उसका चयन कर लिया जाए। सपोज इनमें से ये कार्य करने का तरीका सबसे बेहतर है तो इसको और ज़्यादा जो है रेक्टिफाई या प्योरीफाई करके या परिष्कृत करके एक स्टैंडर्डाइज तरीका खोजा जाए और ये जो मानकीकृत तरीका खोजा गया है उसको पूरी फैक्ट्री पर लागू कर दिया जाए। तो ऐसे जो है अपना कार्य के विभिन्न जो पक्ष हैं उनको लेकर के टेलर मानकीकरण करना चाहते थे। और कार्य के मानकीकरण के लिए टेलर ने इन प्रविधियों का उपयोग किया, जैसा कि अपना मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी, यानी कि प्रविधि अध्ययन, गति अध्ययन, समय अध्ययन और थकान अध्ययन, जिनको भी हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह से टेलर ने सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क की भी बात की, यानी कि कार्य का सरलीकरण। कार्य का सरलीकरण का अर्थ ये है कि अलग अलग प्रकार की वस्तुएं ना बना करके एक ही प्रकार की या एक ही वैरायटी की वस्तु बनाई जाए, जो कि एक ही साइज की हो, एक ही प्रकार की हो। हमने जैसे डिस्कस किया था कि ये सेकेंड फेज चल रहा था इस समय पर, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति का। उस समय पर जो है मास प्रोडक्शन हो रहा था, यानी कि बड़े पैमाने पर उत्पादन। तो जब मास प्रोडक्शन होता है, बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है, तो अगर एक ही तरह की वस्तु का जो कि अपना एक ही वैरायटी की हो, एक ही साइज की हो, इस तरह से अगर उत्पादन किया जाए तो वो जो है अपना मूल्य भी उसका कम पड़ता है। इसमें जो रॉ मटेरियल या कच्चा माल है उसका बेहतर जो है उपयोग किया जा सकता है, एफिशिएंट उपयोग किया जा सकता है। इसी तरह से मशीन भी अलग अलग नहीं लगानी पड़ेंगी। तो एक ही साइज और एक ही वैरायटी यानी एक ही आकार और एक ही जो है प्रकार की वस्तु का उत्पादन किया जाए, इस बात का टेलर समर्थन करते थे। उसी को सरलीकरण जो है या सिंप्लीफिकेशन कह सकते हैं। वर्तमान समय में जो बेंचमार्किंग हो गया या काइजन टेक्निक, जो जापानीज टेक्निक है, और बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, ये सारे जो है ये टेलर के मानकीकरण के सिद्धांत पर ही आधारित है। आइए अब थर्ड टेक्निक डिस्कस कर लेते हैं, जो थी मेथड स्टडी, यानी कि प्रविधि अध्ययन। ये जो प्रविधि अध्ययन है इसका उद्देश्य वन बेस्ट वे खोजना था, यानी कि कार्य करने का एक सर्वोत्तम तरीका, एक सर्वोत्तम तरीका, वन बेस्ट वे। टेलर ने कार्य के जितने भी चरण हैं सारों के लिए जो है मेथड स्टडी की। शुरू में हम जहाँ रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट करते हैं, यानी कि कच्चा माल जो हम प्राप्त करते हैं, उसकी प्राप्ति से लेकर के जो फाइनल गुड प्रोडक्ट होता है, जो हमारा अंतिम उत्पाद जो बनता है, इसके बीच में जितनी भी प्रक्रियाएं आती हैं यहाँ शुरू से लेकर के आखिरी तक, उसके लिए जो है मेथड स्टडी टेलर यूज करते हैं। प्रत्येक मेथड के लिए उसके लिए वो अपना कार्य की सीक्वेंसिंग करते हैं, भाई किसके बाद क्या काम आएगा और उस कार्य को किस तरीके से परफॉर्म किया जाए। टेलर ने प्रविधि अध्ययन के अंतर्गत ही जो है अपना असेंबली लाइन का कंसेप्ट भी दिया था, जो कि फोर्ड मोटर्स ने अपनाया था उस समय पर। और आज भी जो कार कंपनीज हैं
वो सारा इसको जो है इसी के बेस पे कार्य करती है, असेंबली लाइन के बेस पे। जो थर्ड टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, वो है मोशन स्टडी, यानी कि गति अध्ययन। गति अध्ययन के अंतर्गत टेलर ने अध्ययन किया कि कोई वर्कर्स की बॉडी में कितने तरह के मोशंस होते हैं, जैसे कि किसी भी सामान को उठाना, उसको रखना, उसको मूव करना। तो ये सारी मोशंस जितनी भी तरह की होती हैं उनका जो है टेलर ने वैज्ञानिक अध्ययन किया। और टेलर का कहना था कि जो भी अपना अननेसेसरी मोशन है, यानी कि जो अनावश्यक गति शरीर में करता है कोई भी श्रमिक, उसको जो है हटा देना चाहिए। सिर्फ जो रेलिवेंट मोशन से उनको रखें और जो भी इररेलिवेंट यानी कि अनावश्यक गतिविधियां हैं उसको हटा दिया जाए, जिससे कि उसे थकान भी कम होगी, श्रमिक को समय भी कम लगेगा, और वही जो है कार्य करने का एक सर्वोत्तम तरीका है, वन बेस्ट वे भी है। टेलर ने अपने फॉलोअर्स गिलबर्ट्स के साथ मिलकर, गिलबर्ट्स ये क्या हस्बैंड वाइफ थे, फ्रैंक गिलबर्ट्स एंड लिलियन गिलबर्ट, इनके साथ मिलकर के जो है मोशन स्टडी किया। और जो वर्कर्स डिफरेंट मोशंस करते थे उनको 1/3 तक कम कर दिया। सपोज अगर वो 18 मोशंस करते थे तो उसको 6 मोशन बता दिया कि भाई यही आपको ज़रूरी है, जो 12 आप शरीर के अंदर मोशन से अपना गति कर रहे हो वो इररेलिवेंट है, उसको अनावश्यक है, उनको हटा दिया जाए। और इस तरह से उन्होंने कार्यकुशलता जो है 3 से 4 गुना बढ़ा दी, श्रमिकों की कार्यकुशलता। जैसे कि चक दे इंडिया मूवी में जो लास्ट गोल होने वाला था, तो उस समय पर जो कोच रहता है इंडियन टीम का, वो जो है विरोधी टीम की जो प्लेयर जो गोल करने जाती है तो उसकी मोशंस को स्टडी करता है, और वो ये समझ जाता है कि जिस मोशन में वो प्लेयर है उस मोशन में बॉल को हिट करने का जो वन बेस्ट वे है वो स्ट्रेट है। तो अपनी इंडियन गोलकीपर को इशारा कर देता है कि स्ट्रेट रहना, कहीं मूव नहीं करना, तो गोल नहीं हो पाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी कार्य को सर्वोत्तम तरीके से करने के लिए एक पर्टिकुलर सेट ऑफ मोशन, या कि अपना शरीर की गतियों का समुच्चय कह सकते हैं, होना चाहिए। वही जो है टेलर ने अपना गति अध्ययन यानी कि मोशन स्टडीज में डिस्कवर करने का प्रयास किया। जो फिफ्थ टेक्निक वैज्ञानिक प्रबंधन की है वो है समय अध्ययन यानी कि टाइम स्टडी। अब जैसा देखा आपने कि टेलर ने जो है अपना पूरा डिसाइड कर लिया कि श्रमिक को कैसे हिलेगा डुलेगा, कैसे मोशन करेगा, क्या मेथड फॉलो करनी है, क्या सीक्वेंसिंग फॉलो करनी है, काम करने का बेस्ट वे क्या है, वन बेस्ट वे क्या है, एक सर्वोत्तम तरीका क्या है, ये डिसाइड कर लिया टेलर ने। अब टेलर ने क्या घड़ी उठा ली, जो स्टॉप वॉच आता है ना, ये। अब वो श्रमिक के सामने बैठ गया घड़ी लेकर के, स्टॉप वॉच लेकर के। सपोज ये कार्य निपटाना है, उसके लिए टेलर ने बता ही दिया ये मोशन यूज करो, ये मेथड यूज करो। अब टेलर ये जानना चाहते हैं कि टाइम कितना लगेगा इस कार्य को परफॉर्म करने में, ये मोशन और ये मेथड यूज करते हुए। टेलर ये चाहते थे कि स्टैंडर्ड टाइम निकाल लिया जाए कि भाई एक कार्य को परफॉर्म करने के लिए कितना समय लगता है, और इस आधार पर टेलर ये जानना चाहते थे कि कितने वर्कर्स लगाए जाएं, नंबर ऑफ वर्कर्स क्या हो या श्रमिकों की संख्या क्या हो, जिससे कि किसी भी कार्य को समय पर निपटाया जा सके या खत्म किया जा सके। जैसे कि मैथ्स में आप पढ़ते हैं ना कि भाई अपना जो है एक वर्कर को काम करने में अगर 8 दिन लगते हैं, तो एक दिन में अगर काम को खत्म करना होगा तो कितने वर्कर्स लगाने पड़ेंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स क्या होगा। इन्हीं बातों को लेकर के टेलर की आलोचना या क्रिटिसिज्म भी हुआ कि भाई आपने तो जो है बिल्कुल हर चीज़ को जो है स्टैंडर्डाइज कर दिया, कैसे श्रमिक जो है अपना मूवमेंट करेगा, कैसे हिलेगा डुलेगा, कितने टाइम में कार्य को कंप्लीट करेगा, उनको आपने बिल्कुल एकदम मशीन के पुर्जे की तरह बना दिया। ऐसा क्रिटिसिज्म जो करते थे उनका कहना था। जो वैज्ञानिक प्रबंधन की 6th टेक्निक है वो है फैटिग स्टडी यानी कि थकान अध्ययन। टेलर ये जानते थे कि कार्य करके जो है श्रमिक थक जाते हैं, तो टेलर ने उसकी प्रॉपर स्टडी की कि किस तरह से श्रमिकों से कार्य लिया जाए जिससे कि उनमें थकान ना हो और वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकें। ये जो अलग अलग शिफ्ट में कार्य करने का काम होता है इंडस्ट्री में, वो स्टार्ट जो है टेलर ने ही किया था कि भाई 8 घंटे कुछ वर्कर काम करेंगे, अगले 8 घंटे जो है दूसरे वर्कर कार्य करेंगे, अगले 8 घंटे कोई और वर्कर काम करेंगे, जिससे कि जो प्रोडक्शन प्लांट है उसको बेस्ट यूटिलाइज किया जा सके और एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। लेकिन साथ ही टेलर ये भी जानते थे कि अपना जो है 8 घंटे भी अगर कोई वर्कर काम करता है तो बीच में उसको रेस्ट की या ब्रेक की ज़रूरत होती है कि भाई उसने जो है अपना 2 घंटे कार्य किया, उसको थोड़ा ब्रेक दे दिया जाए, फिर 2 घंटे कार्य किया, फिर थोड़ा ब्रेक दे दिया जाए, इस तरीके से। तो कितनी देर का ब्रेक देना है और कितनी बार ब्रेक देना है, ये जो है टेलर की फैटिग स्टडी में उन्होंने अध्ययन किया। साथ ही टेलर ने फैटिग के जो डिफरेंट कारण हैं या रीजंस ऑफ फैटिग जो है उनको भी आइडेंटिफाई किया। जैसे कि अगर कोई श्रमिक अनसुटेबल वर्क करता है
यानी कि वो ऐसा वर्क कोई करता है जो उसकी क्षमताओं के अनुरूप नहीं है, जैसे कि किसी फिजिकली वीक वर्कर को जो है अपना ज़्यादा जो है श्रम का कार्य दे देना। तो टेलर ये कहते थे जो वर्क जिस पे सुटेबल हो, जो भी कार्य जिसके ऊपर भी जो है बेहतर तरीके से सूट करता है, उसी को वो वर्कर को वो काम दिया जाए। उसी तरह से सुपरवाइजर के साथ कैसे रिलेशन है किसी भी वर्कर के, उस पर भी जो है थकान का लेवल डिपेंड करता है। अगर इनके बीच में रिलेशन खराब है तो है जल्दी थक जाएगा आदमी। तीसरा जो है वर्किंग कंडीशन कैसी है, कार्य की परिस्थितियां कैसी हैं, ज़्यादा गर्मी तो नहीं है, ज़्यादा ठंडी तो नहीं है, इस पर भी जो है श्रमिक की थकान निर्भर करती है। तो इस तरह से टेलर ने जो है फैटिग स्टडी में जो है डिफरेंट एस्पेक्ट्स का अध्ययन किया, जिससे कि श्रमिक कम से कम थके और उसकी जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाया जा सके। टेलर ने बेहतर परफॉर्म करने वाले जो श्रमिक हैं या वर्कर्स हैं उनके लिए एक अलग से टेक्निक लेके आए ताकि उनको मोटिवेट किया जा सके। वो टेक्निक थी डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, यानी कि विभेदात्मक पारिश्रमिक प्रणाली। इस टेक्निक के तहत टेलर बोलते हैं कि जो एफिशिएंट वर्कर्स हैं उनको इनएफिशिएंट वर्कर्स से बेहतर पेमेंट होना चाहिए, यानी कि उनको रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए। रिवॉर्ड यानी प्रोत्साहन। जैसे हमने देखा टेलर ने विभिन्न जो टेक्निक्स है उसका यूज करके जो है ये डिसाइड कर लिया था भाई ये कोई कार्य है तो वो कितने टाइम में किया जा सकता है और एक दिन में कोई भी वर्कर कितना काम करेगा, कितना वर्क करेगा। सपोज ये सारी टेक्निक्स का यूज करके टेलर ने डिसाइड कर लिया कि एक दिन के अंदर कोई भी जो श्रमिक या वर्कर है उसको 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। तो इस टेक्निक के तहत टेलर का ये कहना था कि अगर कोई श्रमिक जो है 12 यूनिट अगर प्रोड्यूस कर ले, यानी कि इससे ज़्यादा कर ले, जो 10 यूनिट्स स्टैंडर्ड टेलर ने डिसाइड किया था उससे ज़्यादा अगर कर ले तो उसको अलग दर से जो है पेमेंट होना चाहिए। और अगर वहीं पर कोई श्रमिक जो है 8 यूनिट ही प्रोड्यूस करता है या 7 यूनिट प्रोड्यूस करता है तो उसको जो है अलग रेट से वेज जो है यानी कि पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। अब सपोज जैसे 12 यूनिट किसी ने प्रोड्यूस कर ली तो स्टैंडर्ड से ज़्यादा कर दिया तो टेलर का ये कहना था उसको जो है 20 रुपये पर यूनिट दे दिया जाए। और वहीं पर जो है अपना किसी ने 8 यूनिट प्रोड्यूस की तो उसको जो है 12 रुपये के हिसाब से जो है पेमेंट किया जाए, या 7 यूनिट की तो उसको भी जो है 12 रुपये पर यूनिट के हिसाब से पेमेंट किया जाए। तो इस तरह से जो है अपना स्टैंडर्ड से ऊपर जो भी परफॉर्म करेंगे उनको जो है ज़्यादा दर से पेमेंट करना और जो कम करेंगे उनको कम दर से करना पेमेंट, सारी ही यूनिट्स के लिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर कोई 12 यूनिट प्रोड्यूस कर लेता है तो उसको जो है अपना 240 रुपये मिल गए सपोज, और वहीं पर किसी ने 8 यूनिट अगर प्रोड्यूस की तो उसको सिर्फ 96 रुपये मिले। तो ये बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। तो टेलर का ये कहना था कि अगर इस तरह से हम करेंगे तो जो भी वर्कर है वो स्टैंडर्ड से हमेशा ऊपर ही परफॉर्म करने के लिए पूरा प्रयास लगाएगा, और जो प्रोडक्शन कम करेगा वर्कर उसके लिए एक तरह से ये पनिशमेंट रहेगी, यानी सजा रहेगी। इस तरह से हमने देखा कि टेलर ने जो है अभिप्रेरणा के सिर्फ जो है आर्थिक या इकोनॉमिक फैक्टर को ही कंसिडरेशन में लिया। अब हम एक प्रिंसिपल को भी डिस्कस कर लेते हैं जो अलग से टेलर ने दिया था, वो था एक्सेप्शन प्रिंसिपल, यानी कि अपवाद सिद्धांत। अब हमने देखा कि टेलर ने हर चीज को तो स्टैंडर्डाइज कर दिया था, मानकीकरण हर कार्य का कर दिया था। तो टेलर का ये कहना था कि जैसे कोई भी संगठन है तो उसमें जो भी मैनेजर बैठे हैं उनको हर एक चीज को जो है निगरानी नहीं करनी चाहिए वर्कर्स की। जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं कार्य का स्टैंडर्ड सेट किया गया है, अगर उससे कोई बहुत ज्यादा डेविएशन हो या विचलन हो स्टैंडर्ड से बहुत ज़्यादा डेविएशन या विचलन होने पर ही जो मैनेजर हैं उनको अपना उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। तो इसी को उन्होंने एक्सेप्शन प्रिंसिपल कहा था कि जब भी कोई अपवाद सामने आए तभी उनको ध्यान देना चाहिए, एक्सेप्शन सामने आए तो ही
ध्यान देना चाहिए, तो उनको अपना दूसरे कार्यों में लगे रहना चाहिए जो भी उनके कार्य हैं। तो इस तरह से हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट के लगभग सभी आयामों को एक एक करके समझने का प्रयास किया। अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स यानी कि प्रशासनिक प्रबंध सिद्धांतों को देख लेते हैं। जैसा कि हमने देखा कि टेलर ने शॉप फ्लोर लेवल पे फोकस अपना किया था। टेलर वन बेस्ट वे का यूज करके यहां पर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते थे शॉप फ्लोर लेवल पर। वहीं जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, इसके पायनियर थे फेयोल, हेनरी फेयोल। फेयोल का जो मेन इंटरेस्ट था वो ये था कि मैनेजर्स के क्या कार्य होते हैं और उन कार्य को कैसे किया जाए। तो जहां जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसमें शॉप फ्लोर लेवल पर साइंटिफिक मेथड्स को यूज करके प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की, वहीं पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है वो जो है प्रशासन किस तरह से किया जाए, एडमिनिस्ट्रेट किस तरह से किया जाए ऑर्गेनाइजेशन में, उस पर ज़्यादा फोकस थे। फेयोल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर अर्थात श्रम का संगठन। श्रमिकों को किस तरह से संगठित किया जाए उस पर ज़्यादा फोकस थे। जहां एक और फेयोल ने मैनेजर्स के वर्क को आइडेंटिफाई किया कि क्या क्या उनके कार्य होते हैं, वहीं पर जो है दूसरी तरफ उन्होंने कैसे उन कार्यों को किया जाए इसको लेकर के प्रिंसिपल्स भी दिए, यानी कि सिद्धांत दिए। इस तरह से जहां साइंटिफिक मैनेजमेंट ने सिर्फ शॉप फ्लोर लेवल या कह सकते हैं ग्रास रूट लेवल पर फोकस किया, ग्रास रूट लेवल यानी कि तृणमूल स्तर, एकदम निचले स्तर को जो है तृणमूल स्तर या ग्रास रूट लेवल कहा जाता है, क्योंकि घास जो होती है वो एकदम नीचे जमीन पे होती है और उसकी जो जड़ें होती हैं वो और भी जमीन से जुड़ी हुई रहती हैं। वहीं जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं उन्होंने अपना पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस किया, पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करते हैं। जैसा कि हमने अपने फर्स्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कि फेयोल ने मैनेजमेंट के 5 प्रकार ये बताए हैं, 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। वो हैं POCC यानी कि प्लानिंग नियोजन, ऑर्गेनाइजिंग यानी कि संगठन, कमांडिंग यानी कि निर्देशन, कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय, और C फॉर कंट्रोल यानी कि नियंत्रण। फेयोल ने 6 ऐसी गतिविधियां बताई जो किसी भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग या औद्योगिक इकाई में की जाती है। औद्योगिक इकाई की गतिविधियां ये थी अपना टेक्निकल यानी कि तकनीकी गतिविधि, C मतलब कमर्शियल यानी कि वाणिज्यिक गतिविधि, फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय गतिविधि, S मीन्स सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा संबंधी गतिविधियां, A मीन्स अकाउंटिंग यानी कि लेखा संबंधी गतिविधियां, जो भी लेखा जोखा रहता है, और M मीन्स अपना मैनेजरियल गतिविधि यानी कि प्रबंधकीय गतिविधि। इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, TC फॉर सैम। सपोज कोई लड़का है सैम नाम का, वो अपनी स्कूल में जाकर के TC लेता है, तो यही बोलेंगे ना TC फॉर सैम। तो ये हो गया टेक्निकल, कमर्शियल, फिनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग और मैनेजरियल। टेक्निकल में जो भी अपना तकनीकी कार्य किसी भी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में होता है, जैसा कि टेलर ने तकनीकी कार्यों पर अधिक फोकस किया था, तो ये सारे टेक्निकल वर्क में आ जाते हैं। कमर्शियल में जो भी अपना लेन देन से संबंधी जो भी वाणिज्यिक कार्य आ जाते हैं वो हो जाते हैं। फाइनेंशियल में जो है वित्त वगैरह की व्यवस्था करना, पूंजी की व्यवस्था करना, वो फाइनेंशियल में आ जाता है। सिक्योरिटी में आ जाता है अपना मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, इन सब की जो है सुरक्षा करना, फिनिश्ड गुड्स वगैरह की, पर्सन की।
अकाउंटिंग में जो भी कोई काम हो रहा है उसका लेखा जोखा रखना, और मैनेजरियल में जो भी प्रबंधकीय कार्य होते हैं। जो फेयोल है उन्होंने इसी पे ज़्यादा फोकस किया है, मैनेजरियल पे। ये जो है ना, हमने देखा था कि मैनेजर्स का क्या कार्य है, वो कैसे करें उसे, तो मैनेजरियल एक्टिविटीज़ में फेयोल सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। इसी में उन्होंने अपना प्रिंसिपल्स वगैरह भी जो दिए हैं उन्हीं को लेकर के दिए हैं। इसके अलावा फेयोल ने 5 ऐसे गुण या क्वालिटीज़ आइडेंटिफाई की हैं जो किसी भी मैनेजर में होने चाहिए। गुण या क्वालिटीज, प्रबंधक के गुण या क्वालिटीज मैनेजर में ये क्वालिटीज होनी चाहिए। कौन कौन सी क्वालिटीज हैं वो? एक तो है फिजिकल, पी फॉर फिजिकल, एम फॉर मोरल यानी कि नैतिक। फिजिकल मतलब शारीरिक, मोरल मतलब नैतिक, के मतलब नॉलेज यानी कि ज्ञान संबंधी गुण होने चाहिए किसी भी प्रबंधक में। ई मतलब एजुकेशनल यानी कि शिक्षा संबंधी गुण होने चाहिए मैनेजर में। और लास्ट है, एक और ई है जो कि है अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस। तो इस तरह से हमने देखा फिजिकल, मोरल, नॉलेज, एजुकेशन और एक्सपीरियंस। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं, PM के एक्सपीरियंस यानी कि प्रधानमंत्री के अनुभव। इसमें हो गया P फॉर फिजिकल, M फॉर मोरल, K फॉर नॉलेज, E फॉर एजुकेशन और एक्सपीरियंस तो है ही है। तो इस तरह से 5 क्वालिटीज हैं। फेयोल ने एक बुक भी लिखी थी जो कि उन्होंने 1917 में लिखी थी, और बाद में फिर वही जो है 1949 में उसका इंग्लिश में अनुवाद हुआ था। ये जो अपना उन्होंने 1917 में लिखी थी वो फ्रेंच भाषा में थी। ये जो फेयोल है ये अपना फ्रेंच थे, फ्रांस के निवासी थे, एक माइनिंग इंजीनियर थे और एक मैनेजर भी थे। और 1949 में वही जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई थी यही बुक जो सेम थी। इसका नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। यानी कि सामान्य एवं औद्योगिक प्रबंधन। जिस तरह से हमने देखा कि टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है, यानी कि वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उसी तरह से जो फेयोल है उनको जो है फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहा जाता है, यानी कि सामान्य प्रबंधन के पिता। जैसा कि हमने देखा कि फेयोल का इंटरेस्ट इस बात में था कि प्रबंधक के क्या कार्य होते हैं और वो अपने कार्य को कैसे करें, तो इन्हीं को कैसे करें को लेकर के उन्होंने सिद्धांत दिए। फेयोल के जो है 14 सिद्धांत है जो कि प्रबंधकों को उनके कार्यों से संबंधी दिशा निर्देश प्रदान करते हैं कि काम को कैसे किया जाए, निर्णय कैसे लिए जाए। तो आइए उन 14 सिद्धांतों को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। जो फेयोल के 14 सिद्धांतों में पहला सिद्धांत था वो था डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि कार्य का विभाजन।
जो डिवीजन ऑफ वर्क या कार्य का विभाजन था उसका उद्देश्य था विशेषीकरण प्राप्त करना। विशेषीकरण यानी कि स्पेशलाइजेशन। फेयोल का कहना था कि किसी भी कार्य को जो है डिफरेंट टास्क में डिवाइड कर देना चाहिए उसके नेचर के आधार पे। और ये जो डिफरेंट टास्क हैं उनको वही पर्सन परफॉर्म करे जो उसको लेकर के स्पेशलिस्ट या विशेषज्ञ है। तो इस तरह से हर टास्क को करने के लिए एक जो है अपना स्पेशलिस्ट होना चाहिए। जो उस विषय का जानकार हो। इस तरीके से जैसा कि आज भी हम ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं अलग अलग जो नेचर के वर्क हैं वो अलग अलग किए जाते हैं। जैसे मार्केटिंग का वर्क जो है अलग है, प्रोडक्शन का जो है अलग, एचआर का अलग है, फिनांस का अलग है। इस तरह से जो कार्य एक तरह के कार्य हैं उनको अलग लोग परफॉर्म करेंगे जो उस क्षेत्र में विशेषता रखते हैं। ऐसे ही अपना जो है सभी क्षेत्रों में अलग अलग लोग परफॉर्म करेंगे जो उस फील्ड के जानकार होंगे, विशेषज्ञ होंगे। ये डिवीजन ऑफ वर्क के पीछे या कार्य के विभाजन के पीछे फेयोल की ये सोच थी कि अगर कोई स्पेशलिस्ट उस कार्य को करता है जिसका वो जानकार है तो वो उस कार्य को बेहतर ढंग से कर सकेगा, तो क्वालिटी जो है अच्छी रहेगी। दूसरा, अपना एफर्ट्स भी कम लगेंगे, क्वालिटी ज़्यादा रहेगी, एफर्ट्स कम लगेंगे, क्योंकि उस चीज़ का जानकार है तो वो जल्दी भी कर लेगा उस चीज़ को और ज़्यादा बेहतर तरीके से करेगा, कम रिसोर्सेज का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोडक्टिविटी दे सकेगा। तो उस तरह से उसके प्रयास भी कम लगेंगे और गुणवत्ता भी जो है बेहतर होगी कार्य की। और आप देखेंगे कि जो फेयोल के बाकी के भी जो सिद्धांत है वो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं। जो रिमेनिंग जो प्रिंसिपल्स हैं वो डिवीज़न ऑफ वर्क से काफ़ी हद तक प्रभावित हैं। तो आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।